we will discuss about economies and diseconomies for internal and external. Economies and diseconomies for internal and external. ये क्या है भैया? इकोनॉमीज, डिसइकोनॉमीज, इसका मतलब क्या है? कोई भी कंपनी बड़ा कब होता है? कब उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कंपनी सक्सेसफुल है? जब उसका साइज बड़ा होता है। हम लोग कभी देख के बोलते हैं ये छोटा सा दुकान के लिए बड़ा सक्सेसफुल है। हाँ, इनफैक्ट सिटी सेंटर के नीचे जो मोमोज मिलता है उसको भी हम लोग तब सक्सेसफुल मानेंगे जब एक्चुअली में वो अपना पूरे धनबाद में ब्रांचेस ओपन करेगा। क्योंकि अपने साइज को जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं ना, उसका कुछ बेनिफिट्स होता है। जस्ट लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आज हम 2 बच्चों को पढ़ा रहे तो उसका फीस जो है वो ज्यादा होगा। वही अगर 20 बच्चा को पढ़ाएंगे तो फीस हम सबसे कम लेंगे, है ना? पर हेड फीस कम लेंगे। क्यों? बड़ा हो गया ना साइज, कुछ फायदा होता है जिसको अपन इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। सबको लिखना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल are the reduction in the per unit cost of production. In the per unit cost of production. As the volume of production increases. As the volume of production increases. कैसे? मोमोज वाला जब अलग अलग जगह ब्रांच खोला, उसका ऑपरेशन का स्केल बढ़ा, यानी कि काम करने का दायरा बना। उसका जो मोमोज बनाने का रेट है, जो आउटपुट है, उसका जो आउटपुट है वो अब ज्यादा बनेगा, लार्जर क्वांटिटी में बनेगा पहले के मुकाबले। इस चीज का कुछ बेनिफिट है, ठीक है? और ये जो बेनिफिट होता है इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कि भाई बहुत ज्यादा बना रहे तो कुछ फायदा है। कुछ फायदा कंपनी को अंदर में होता है, इंटरनल इकोनॉमिक्स, और कुछ होता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। दोनों के बारे में बात करेंगे, कहानी सुनाएंगे, सब कुछ समझाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? पहले वाले के बारे में डिस्कस करते हैं, इंटरनल इकोनॉमिक्स के बारे में। इसके बारे में, इंटरनल इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या है भैया इंटरनल इकोनॉमिक्स में? When a firm expand its business, जब एक फर्म अपने बिजनेस को बड़ा कर, इंक्रीज कर, it gets some advantage. It gets some advantage.
जिसको इंटरनल इकोनॉमी बोलते हैं। यही एडवांटेज को इंटरनल इकोनॉमी का नाम दिया गया है। ये एडवांटेज एक फर्म को मिलता है। अपन माइक इसका बात करते चलो, एप्पल का। एप्पल अपना बिजनेस को बड़ा किया। तुम लोग को एप्पल का कहानी पता है? एप्पल का फाउंडर कौन था? कौन बता सकता है? कोई नहीं। अरे तुम लोग स्टीव जॉब्स के बारे में नहीं सुना है? स्टीव वॉजनियाक, स्टीव जॉब्स, कैसे बिल गेट्स स्टीव जॉब्स के साथ काम किए, कैसे क्या हुआ, तुम लोग को कहानी नहीं पता? तुमको क्या लगता है बिल गेट्स दूध का धुला हुआ है? उसके पास इतना पैसा कहां से आया? तुम लोग, एक मूवी है पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली, मूवी का नाम तुम लोग कॉपी में कहीं लिख लो, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना कहीं से भी, पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली। ये मूवी तुम लोग देखो। इस मूवी में तुम लोग को बताया गया है एप्पल कैसे बना, उसका पूरा कहानी। तो एप्पल जब एक्सपैंड किया, उसको फायदा मिला एक्सपैंड होने का, उसको बाकियों के मुकाबले फायदा मिला। एप्पल एक फोन लेकर आया जो टच स्क्रीन, मैकिंटॉश उसका पहला कंप्यूटर। तुम लोगों को पता होना चाहिए, मेरा ये जो माउस का कर्सर है, ये माउस कौन बनाने का सोचा था? कौन बनाया था पहली बार? जेरोक्स का नाम सुना है तुम लोग? हम लोग बोलते हैं ना जाके एक जेरोक्स कर दीजिए। असल में जेरोक्स एक कंपनी है, वो लोग ये माउस बनाया था और वो लोग को लगा कि ये बेकार चीज है, कुछ फायदा नहीं है इसका, और उससे खरीदा था स्टीव जॉब्स, एप्पल का मालिक। एडवांटेज मिल गया भाई उसको। जेरोक्स जितना बड़ा कंपनी से एक आइडिया छोटा सा कंपनी खरीदा एप्पल, और आज एप्पल का बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये उसका इंटरनल इकोनॉमी क्रिएट किया। कैसे? जब वो एक्सपैंड किया ये सब छोटा छोटा आइडिया के साथ। बात करते हैं कुछ इंटरनल इकोनॉमिक्स के बारे में। हम डिटेल में लिखेंगे नहीं, हम खाली कहानी समझाएंगे, तुम लोग समझते जाना, ठीक है? लेबर इकोनॉमिक्स। जब हम लोग काम ज्यादा करते हैं तो ज्यादा लेबर होते हैं, मोर आउटपुट तो मोर लेबर। इनफैक्ट स्पेशलाइजेशन होता है इसमें, स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में जब एप्पल बना, स्टीव जॉब्स सारा काम अकेले कोशिश करते थे हैंडल करने का। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ, एप्पल कंपनी बड़ा हुआ, तो स्टीव जॉब्स क्या किया? एक कोडिंग एक्सपर्ट को रखे, जिसका काम क्या है? खाली कोड करके सॉफ्टवेयर का काम करना। हार्डवेयर एक्सपर्ट टीम को रखें। हर जगह में जो लोग स्पेशलाइज थे, प्रोफेशनल्स थे, उनको रखा जा रहा था वो काम किया। क्यों? कंपनी बड़ा हो गया, लेबर ज्यादा है, तो हम लेबर का स्पेशलाइजेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है? सेकंड, टेक्निकल इकोनॉमिक्स। टेक्निकल इकोनॉमिक्स, अगर एक बहुत बड़ा फर्म है तो उसको बड़ा बड़ा मशीन लगाने में कितना टाइम लगेगा? तुरंत खरीद के लगा सकता है। ये वो लोग के पास टेक्निकल एडवांटेज आया। पहला एडवांटेज क्या? वो लोग के पास लेबर। भैया बड़ा फर्म, बड़ा कंपनी के पास बड़ा लेबर होगा, बहुत ज्यादा लेबर होगा। दूसरा, भैया लार्ज मशीन्स कैन बी अफोर्डेड। बड़ा बड़ा मशीन भी ये लोग खरीद सकते हैं, ये लोग को कोई लोड नहीं है। जबकि वही अगर हम एक छोटा फर्म बीच में घुसेंगे तो हमको सोचना होगा बड़ा मशीन लेने से पहले, उसको खरीदने का खर्चा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा, उसको रखने का खर्चा, 1000 टाइप का खर्चा। फिर मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। भैया बड़ा बिजनेस है, एमबीए चाहिए, तो मैनेजर को रखना होगा। हाईली स्किल्ड मैनेजर को रखता है वो लोग। बड़ा बड़ा कंपनी क्या हल्का फुल्का, क्या ऐसे ही कोई भी उठा के ले आया, एमईटी का एमबीए ले आया? नहीं, हाईली स्किल्ड एमबीएस, टैलेंटेड एमबीएस को ये लोग हायर करते हैं और वो लोग से काम करवाते हैं। वो लोग से बोलता है कि तुम लोग डिसीजन लो।
और इसके लिए वो लोग को महीना का 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया ऐसे करके मार्केटिंग इकोनॉमिक्स। बड़ा कंपनी है तो मार्केटिंग भी तो बड़ा होगा भैया। एग्जाम्पल किसी को भी उठा लो, तुम लोग कितना सारा ऐड दिखता है, डेयरी मिल्क, मैगी, नेस्ले का कितना सारा ऐड होता है, हर चीज का ऐड तुम लोग टीवी में देखते हैं। वो लोग छोटा मोटा ऐसे क्या दुकान है क्या जो लोग सोनी का टीवी में और स्टार प्लस में ये और यूट्यूब में ऐड चला रहे हैं? वो लोग बड़ा बिजनेस बचपन से ऐड नहीं चला रहा था। ऐसा नहीं था कि एक दुकान था तो वो सीधे बोला चलो अब हम जब आईफा अवार्ड्स का ऐड आएगा उसमें मेरा भी आएगा। नहीं, वो जब बड़ा हुआ उसको ज्यादा पैसा मिला, उसका बिजनेस हर गली में पहुंचने लगा, तब वो बुद्धि लगाया कि हम बाकियों से ऊपर कैसे आ सकते हैं, मार्केटिंग करके। हम तो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, लार्ज स्केल बहुत सारा बना, तो हमको ये एडवांटेज मिलता है कि अगर हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, हम जानते हैं अगर हम आज तुम सोचो विराट कोहली को पूमा दिया था 2016 के 2017 में 500 करोड़ नहीं 500 नहीं 100 करोड़ था, 100 करोड़ का डील, ठीक है। पूमा इतना बड़ा पैसा विराट कोहली को क्यों दिया? क्योंकि वो जानता है कि वो विराट कोहली को इतना पैसा दिया है, आने वाला 10 साल तक विराट कोहली मार्केटिंग करेगा और वो 100 करोड़ तो पूमा ऐसे उठा ले। वो जानता है, क्यों? बड़ा कंपनी है ना, थोड़ी पूमा का ऐसा होगा कि एक ही जगह दुकान है वहां से लोग खरीदेंगे। पूमा का सामान तो पूरा दुनिया में बिकता है, तो ये मार्केटिंग का फायदा मिला, ठीक है। बोलो के लिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट विल बी लेस, क्यों? ड्यू टू लार्ज आउटपुट, बहुत ज्यादा बेचने के लिए इसके पास सामान है, तुरंत रिकवर कर सकता है। और फाइनेंशियल इकोनॉमीज, अभी एक कंपनी अपना आईपीओ निकाला, कोई बता सकता है कौन? पूरा हवा है मार्केट में उस कंपनी को लेकर। एग्जैक्टली, जोमैटो, ठीक है। क्यों हवा है? क्यों लोग उसका शेयर खरीदना चाहते हैं? भैया सिंपल सा बात है, बड़ा कंपनी है, ठीक है। सर एक तत्व चिंतन भी एक निकाला है आईपीओ अपना। हाँ वही, अभी तो वो डेट निकाला है और बेस प्राइस निकाला है कि इतना से इतना में होगा। बट क्यों लोग इंटरेस्टेड हैं उसका शेयर में इतना? क्योंकि लोग जानते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। वो लोग, उसका क्रेडिट अच्छा हो गया ना, उसका इमेज, उसका गुडविल अच्छा है ना, इसीलिए लोग उसको पैसा देना चाहते हैं। लार्ज फर्म कैन बोरो मनी इमीडिएटली या फिर इजीली, आसानी से ये लोग को पैसा मिलेगा। अरे भाई आज हम बोले कि हमको एक दुकान खोलना है, क्या चीज का? राशन का, उसके लिए हम शेयर मार्केट में शेयर इशू करेंगे। बात सबको यही बोलेगा कि तुमको पैसा क्यों दे, तुम तो छोटा सा दुकान है, लार्ज फर्म थोड़ी है। तो फर्म बड़ा होने का फायदा ये भी मिला। और पॉइंट नंबर 6, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्या है? हुआ क्या? नोकिया, नाम तो सब कुछ सुना होगा, बचपन में देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। नोकिया का फोन आता था एक टाइम। बाकी सब कोई, सैमसंग, एप्पल, ये लोग सब कोई ना खर्च किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये लोग रिसर्च किया कस्टमर को चाहिए क्या, और वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। नो डाउट नोकिया का कैमरा का बराबरी पुराना फोन का, लूमिया का कैमरा का बराबरी भी आजकल के फोन नहीं कर सकते। नोकिया वॉज वेरी गुड, टफेस्ट फोन माना जाता था उसको, बट वो लोग रिसर्च नहीं किया कि कंज्यूमर को चाहिए क्या। और आज नोकिया का नामो निशान। नोकिया कंपनी जब बंद हो रहा था तो लोग शॉक थे, इतना फेमस, इतना सक्सेसफुल कंपनी कैसे बंद हो सकता है।
ठीक है, क्यों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे जब फर्म बड़ा होता है ना, वो फोकस करता है इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करो, एफिशिएंटली काम करो, प्रोडक्ट का क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। और बड़ा बड़ा फर्म ना इसको अफोर्ड कर सकता है, पैसा लगता है ना भाई। आज हम ही मानो, हम ही एक सर्वे चलवाएं 11-12 का बच्चा से कि किसको किसको सीए या सीएमए और सीएस ये 3 कोर्स में इंटरेस्ट, तो क्या फ्री में होगा? नहीं, पैसा लगेगा। जो उसको बैठ के एनालिटिक्स का काम करेगा, जो ग्राफ बनाएगा, जो हमको बताएगा कि क्या सीन है, वो पैसा लेगा। और हल्का, ये तो हम चलो धनबाद का बात किए, ये लोग तो पूरा देश में देखता है, पूरा दुनिया में देखता है, कितना पैसा लगता होगा। जब फर्म बड़ा रहेगा, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सब का जो खर्चा है बड़ा कंपनी के लिए कम होता है। आज मानो मेरे को 5, मेरा काम है कपड़ा का, मेरे को 5 कपड़ा भेजना है गुजरात, तो मेरे को ज्यादा महंगा पड़ेगा या फिर मेरा एक दोस्त है वो ट्रक ही ट्रक भेजता है, उसको ज्यादा महंगा पड़ता है? सोच के बताओ, मेरे को जो हम 5 कपड़ा को पैक करके पोस्ट ऑफिस से भेज रहे हैं महंगा पड़ेगा, या फिर मेरा दोस्त जो ट्रक का माल भेज रहा है उसको महंगा पड़ेगा? सर आपको पड़ेगा। हमको पड़ेगा। अरे भले ही वो ट्रक भर भर के माल बेच रहा है, अगर हम पर हेड कॉस्ट निकालेंगे ना, पर हेड कॉस्ट, तो हम देखेंगे कि हमको बहुत महंगा पड़ रहा है उसके मुकाबले। वो बड़ा फर्म है, वो ये सब ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज कॉस्ट आराम से मेंटेन कर सकता है भैया। अरे हम, मेरे को 5 कपड़ा को रखने के लिए, चलो कपड़ा हटाओ, मोमोज का बात करते हैं, मोमोज रखते हैं, उसको गर्म रखना होता है फ्रेश रखने के लिए, हमको एक कंटेनर खरीदना होगा जिसमें 10 मोमोज। और वहीं जो बड़ा फर्म होगा ना, बड़ा बड़ा कंपनी वाव मोमोज, वो लोग बड़ा बड़ा ट्राम खरीदता है जिसको वो लोग बदल देता है ऐसा कंटेनर में जिसमें मोमोज गर्म है। वो लोग को सस्ता पड़ता है, एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है बस। 8, रिस्क बियरिंग इकोनॉमिक्स। रिस्क बेयरिंग इकोनॉमिक्स, बड़ा बड़ा जो फर्म होता है ना, वो लोग रिस्क लेता है। समझो बात, रिस्क लेता है और वो लोग को ना डर कम होता है। बड़ा बड़ा फर्म रिस्क लेता है, वो लोग को डर कम होता है। आज टाटा, तुम लोगों को पता है टाटा का कितना प्रोडक्ट है? सब कुछ चैट में टाटा का एक एक प्रोडक्ट लिख के भेजो तो देखिए तुम लोग कितना जानता है टाटा के बारे में। टाटा का क्या क्या है भेजो चैट में। कार है, केमिकल है, चाय टी है, सॉल्ट है, टाटा मोटर है, टाटा पावर है, टाटा का गाड़ी आता है, व्हीकल, ठीक है, टाटा का ट्रैक्टर्स आता है। और बताए टाइटन i+, टाइटन वॉच, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, टाटा का हॉस्पिटल है, होटल ताज टाटा का है, ताज होटल, ठीक है। टाटा बहुत बड़ा कंपनी है, उसका एनजीओ है, आयरन का काम है, स्टील का काम है। आज मानो टाटा सोचे, हमको देखे रतन टाटा, देखे यार विनय और उसका सारा स्टूडेंट मिलके मोमोज का काम किया, हम भी मोमोज का काम करेंगे। वो रिस्क लिया, वो मोमोज बनाना शुरू किया, कल को फेल हो गए, उनको फर्क पड़ता है, उनका पोर्टफोलियो तुम लोग देख रहे हैं कितना भारी है, खाना से लेके गाड़ी जिसमें घूमते हैं वो तक, चश्मा जो पहनते हैं वो तक, सब कुछ में फेल हो कोई डर नहीं। देखो ध्यानवीर बताया नैनो बनाने का रिस्क लिया, क्यों? बड़ा फर्म है। तुम लोग को पता है नैनो बनाने के पीछे का स्टोरी? वो एक बार गाड़ी में जा रहे, वो देखे कि 4 लोगों का एक फैमिली, माता पिता 2 बच्चा, बारिश के मौसम में चल रहा था
और मुंबई में तो कैसा पानी होता है, वो लोग गिर गए बाइक से चलते हुए, तब वो बोले कि एक दिन हर आम आदमी गाड़ी अफोर्ड कर पाए। नैनो को ना डिफेम किया गया। नैनो इज अ भयंकर गाड़ी इन 1 लाख, 1 लाख रुपए में तुमको और क्या चाहिए। यहाँ बाइक आता है 1 लाख रुपए में, तुमको कार मिल रहा है, बट उसको डिफेम किया गया और वो फ्लॉप हो। क्या इनको कोई फर्क पड़ा? टाटा बंद हो गया? नहीं, आज भी चल रहा है। इनफैक्ट अब तो इलेक्ट्रॉनिक कार्स में टाटा कार है। क्यों? ये लोग रिस्क बियर कर सकते हैं, बड़ा फर्म है ना भाई, ये लोग का थोड़ी कुछ जाएगा। हम लोग मोमोज बना रहे हैं, हम लोग का मन अचानक से किया चलो हम लोग चिप्टी चाट भी बनाएंगे, रिस्क लेने में हालत खराब हो जाए। क्यों? छोटा फर्म है ना भैया, छोटा सा ठेला है। अब इसके बगल में दूसरा ठेला लगा के पैसा इन्वेस्ट करके चिप्टी चाट बनाएंगे, नहीं चला तो मेरा मोमोज का धंधा भी गया, जो पैसा लगाया वो भी गया, चिप्टी चाट भी गया। तो बड़ा फर्म बड़ा रिस्क लेता है। ओके, 8 का 8 पॉइंट तुम लोग को समझ में आया, और कोई पॉइंट नहीं छूट गया है, नहीं लिखा है, चैट में बताओ, और अगर सब कुछ सही है, क्लियर है, यो करके भेजो। ठीक है, अब और इंटरेस्टिंग चीज में आता हूँ, इंटरनल डिसइकोनॉमीज। डिसइकोनॉमीज का मतलब था एडवांटेज। यहाँ पे जो इकोनॉमीज था क्या था? एडवांटेज। तो डिसइकोनॉमीज क्या हो? पूछने वाला बात है, डिसएडवांटेज। भैया फर्म बड़ा होने का डिसएडवांटेज क्या होता होगा? इतना मस्त तो अच्छा बात है कि फर्म बड़ा होना है। मैनेजेरियल डिसइकोनॉमीज, मैनेज करने में दिक्कत होगा बड़ा फर्म को, बहुत सारे मैनेजर्स होंगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर रहेगा, कोऑर्डिनेशन होने में दिक्कत होगा, तो ये डिसएडवांटेज भी तो है। और टेक्निकल डिसएडवांटेज, भैया ऊपर ये सब का एडवांटेज बता रहे हैं, डिसएडवांटेज बिल्कुल। अगर हम बार बार टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, बार बार नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नया मशीन ला रहे हैं, मेरा लेबर को सिखाने में टाइम वेस्ट होगा, खर्चा लगेगा। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, उसका भी नुकसान है, टेक्निकल एरर, मैनेजरियल कॉन्फ्लिक्ट्स और रिस्क बियरिंग। अगर रिस्क फेल हो गया तो ऊपर तो सोचे चलो रिस्क लिए, फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा रिस्क लेने पे क्या हो? खत्म, डिमांड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मार्केटिंग डिसइकोनॉमीज, तनिष्क का एक बीच में ऐड आया, ठीक है, एंड इट वाज समथिंग रिलेटिंग टू रिलीजियस इशू, कुछ हिंदू मुस्लिम का सीन था। अब ऐड देखने के बाद सबको आग लग गया, तनिष्क टाटा का है ज्वेलरी, सबको देख के आग लग गया, उसके कारण उसका डिमांड गिरा। तो ये तो डिसइकोनॉमी है, गलत है, डिसएडवांटेज है। और फिनेंशियल, भाई बड़ा बड़ा कंपनी है, थोड़ी ऐसी क्या बोलते हैं उसको, 100 रुपया मांगेगा, वो तो सीधे करोड़ों मांगेगा ना। तो ज्यादा बड़ा कंपनी ज्यादा बड़ा पैसा उधार मांगेगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसका फाइनेंशियल पोजीशन कितना हैम्पर हो रहा है भाई। रिस्क है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं, है ना? ओके, इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। एक्सटर्नल मतलब
क्या पूरा मार्केट में एक ही जन ज्वेलरी बना रहा है, तनिष्क बना रहा है, और भी लोग हैं, हजारों लोग हैं, बहुत कंपटीटर है। टाटा तो फर्म है। आज अपन अगर बात करें कार की इंडस्ट्री, टाटा का तो एक गाड़ी आया, चलो टाटा हैरियर, बाकी मारुति भी तो है, BMW भी तो है, ऑडी भी तो है, ह्युंडई, होंडा, कितना सारा ब्रांड। तो अभी हम लोग बात किए कि सिर्फ टाटा या फिर सिर्फ मारुति का क्या फायदा एक फर्म का। अब बात करेंगे इंडस्ट्री के नजर से। फर्म तो एक यूनिट है, लिखो फर्म इज अ यूनिट, कॉमा a group of firm is called industry। ठीक है, मॉरिस गैराज, यस, आजकल बहुत चल रहा है। MG, आजकल किया का भी गाड़ी चल रहा है, सब कंपटीटर है टाटा का। सबका इंडस्ट्री क्या है, कार इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फायदा और नुकसान हो सकता है भैया। ठीक है, फायदा और नुकसान के बारे में करते हैं हम लोग बात। पहला, इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन और कॉन्सेंट्रेशन। इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन और कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बात को समझो। आसनसोल, दुर्गापुर, यहां पे टाटा बहुत सारा काम करता है और टाटा का कंपटीटर भी है। ये लोग क्या बुद्धि लगाया पता है, सारा बड़ा बड़ा कंपनी मिलके रास्ता बनवा दिया ताकि इन लोग का जो गाड़ी है आराम से आना जाना हो, है ना। मिलके ये सब काम भी तो कर सकते हैं, खुद अरेंज करना। ऑल द फर्म्स jointly arrange requirements, सब मिलकर काम करेगा। दूसरा, ये सब इकोनॉमीज का बात हो रहा है, इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन और स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है भैया, एक कंपनी है, ठीक है, मानो टाटा क्या बात करते हैं। टाटा बोला हम गाड़ी तो बना लेंगे, गाड़ी का जो ढांचा है, जो ऊपर से है, बैठने का सीट, ये सब बना लेंगे, अंदर का जो इंजन है, मोटर है, वो मेरे पास है। तो टाटा क्या किया, फोन लगाया मारुति, हेलो सुनो, तुम हमको इंजन मोटर दे देना। मारुति बोला ठीक है, मेरे को तो सामान बेचने से मतलब है, हम दे देंगे। फायदा है कि नहीं है। हो सकता है कि ये लोग पार्ट्स में काम करे, है कंपटीटर, लेकिन साथ में काम करने में क्या जाता है, अगर मेरा फायदा है उस चीज में तो, है कि नहीं। इसके कारण मेरे को लेबर भी ज्यादा होगा। अब टाटा मारुति दोनों का लेबर साथ में आ गया, ये लेबर सामान ला के दे रहा है, ये लेबर यहाँ पे काम कर रहा है, अपना लगा। तीसरा, इकोनॉमीज related to information service, economies related to information services। ये क्या है, देखो,
फर्म डील करता है गुड्स और सर्विस में, वो लोग के पास जानकारी होता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से कितना में मिलेगा, अच्छा लेबर कहाँ मिलेगा, मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो मानो हम फोन किए, हम भी कार इंडस्ट्री में, हम फोन किए मारुति, हम बोले मारुति सुन, तुम ये जो रॉ मटेरियल लेता है ये कहाँ से लेता है बता। मारुति बोला हम तो तेरा कंपटीटर है, हम क्यों बताएं। तो हम यहाँ से, टाटा है हम, ठीक है, हम यहाँ से कोई ऑफर किए जिससे वो इंप्रेस हुआ, उसका भी फायदा मेरा भी फायदा, वो भी तो साथ में काम करेगा, इंफॉर्मेशन देगा बट उसमें उसका एडवांटेज होगा तभी ना। बिल्कुल। चौथा, इकोनॉमीज ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर मानो कुछ फर्म साथ में आके रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा ये लोग नहीं बचा सकता है। भैया क्यों रिसर्च करेगा फर्म लोग साथ में आके, अरे भाई मेरे को वैक्सीन बनाना अकेले थोड़ी बनेगा, हम अपना ही कंपटीटर को फोन किया, भाई सुन चल मिलके वैक्सीन का खोज करते हैं, अगर वैक्सीन बन गया तो मालूम माल हो जाएंगे। आज तुम लोग जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बात करते हैं, जो वैक्सीन बना रहे हैं पूना वाला लोग, कितना वैक्सीन बना के पैसा कमाया होगा। भैया वैक्सीन तो फ्री में मिल रहा है, हम लोग सरकार पैसा दिया है, पॉकेट में नहीं, कंपनी बेवकूफ थोड़ी है, नुकसान करेगा अपना। वो लोग साथ में मिलके बनाया दो कंपनी, ठीक है, ताकि उसका फल का मजा सबको ही दे सके। ओके। और भी होता है कि हम लोग को रॉ मटेरियल सस्ता में मिलेगा, साथ में काम करेंगे तो कैपिटल लोग ज्यादा देना चाहेंगे, लेबर बेहतर मिलेगा, ठीक है। ओके, ये चारों पॉइंट क्लियर है तो यो मैसेज। ऐसे ही डिसइकोनॉमीज भी है, डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसइकोनॉमी है भैया? इंक्रीज नहीं होगा इनपुट प्राइस, जब हम और मेरा कंपटीटर मिलके काम करेंगे तो और बड़ा आउटपुट निकलेगा, साथ ही साथ और ज्यादा फैक्टर भी तो चाहिए होगा, ज्यादा लेबर चाहिए होगा, ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा, ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ज्यादा मशीन चाहिए होगा। तो इनपुट प्राइस का जब डिमांड एकदम ज्यादा हो जाएगा तो उसका प्राइस बढ़ाएगा ना वो लोग। नो कॉमन हम लोग पढ़े ना पिछला क्लास कि इनपुट का प्राइस जब ज्यादा हो जाता है तो उसको नीचे लाने के लिए क्या करता है वो लोग, प्राइस को बढ़ाता है। इनफैक्ट प्रेशर भी होगा ना, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। फिर इकोनॉमिक्स ड्यू टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, बता नेचुरल। देख, जब कंपटीटर के साथ मिलकर काम करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए होगा काम करने के लिए। हम धनबाद में, मेरा कंपटीटर कलकत्ता में, तो हमको भी कलकत्ता में कुछ चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट पे जगह, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम वगैरह वगैरह। हम कैसे यहाँ पे बैठ के वहां का काम चेक करेंगे, हम कैसे देखेंगे मेरा कंप्यूटर में ऐसा चीटिंग नहीं कर रहा, वहां जाना पड़ेगा ना भाई, जगह लेना होगा ना। और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज है, डिमांड हम लोग धड़ाधड़ बढ़ाए जा रहे हैं,
हंस जाएंगे, खत्म हो जाएगा वो सब। डिसइकोनॉमीज ऑफ इंटीग्रेशन, डिसइकोनॉमीज ऑफ इंटीग्रेशन। जब एक कमोडिटी को हम लोग बनाएंगे तो उसका प्रोसेस को भाग भाग में तोड़ेंगे, है कि नहीं? तुम लोग सोच रहे हैं दो अलग कंपनी का जब साथ में काम होगा, उनका वर्कर भी साथ में काम करेगा ना एक ही जगह पे। अभी मानो 3 प्रोसेस का काम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस किए, वहां पे वो पैक हुआ, फिर वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3 जगह का काम, प्रोसेस करो, पैक करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रोसेसिंग में गड़बड़ हो गया, ना पैक हो पाएगा ना डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। अगर हम लोग डिसइंटीग्रेशन लिखें, डिसइंटीग्रेशन लिखें, ठीक है, डी ऐड कर देंगे। डिसइंटीग्रेशन का काम बात करें तो अलग अलग स्टेप्स में जब हम लोग सामान को तोड़ देते हैं, किसी चीज को बनने का प्रोसेस को तोड़ देते हैं, अगर एक स्टेप पे माल बनना रुका, सारा जन बाकी खाली बैठा रहेगा। और होगा ऐसा क्यों? कोऑर्डिनेशन होने में दिक्कत होगा ना भाई, बड़ा बड़ा कंपनी साथ में काम कर रहा है, इतने सारे लोग हैं, माथा पीछी करेगा ये, बोलो, कॉमन सेंस है, ठीक है। ओके, नाउ सीएमए का बुक में एक मस्त चीज दिया है, ये जो हम लोग पढ़े इसका इम्पैक्ट यूजिंग अ ग्राफ। देखो, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, एलएसी है ना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर? अगर एक फर्म अपना स्केल ऑफ आउटपुट को बड़ा करता है, ज्यादा सामान बनाता है, तो अल्टीमेटली एलएसी कर्व फॉल करेगा, ठीक है। कॉस्ट है, कॉस्ट एलएसी सिंपल समझो ना, कॉस्ट लॉन्ग रन कॉस्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट स्टार्टिंग में कम पड़ेगा, क्यों? इकोनॉमीज है, फायदा है इसीलिए। लेकिन एक वक्त के बाद जब हम लोग बनाते जाएंगे, ज्यादा बनाते जाएंगे, डिसइकोनॉमीज आएगा। बात की ना डिसइकोनॉमीज का, फाइनेंशियल डिसइकोनॉमी, रिस्क बेयरिंग। देखो, बड़ा करो कंपनी को, दिक्कत नहीं है, औकात में रहो ना अपना। हम जान रहे मेरा सामान को उतना डिमांड नहीं होगा, हम धनाधन बनाए जा रहे हैं, फायदा। तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि फर्म को एडवांटेज नहीं होगा, डिसएडवांटेज होगा, यानी कि खर्च बढ़ते जाएगा। पहले पहले में तो गिरेगा, लेकिन अगर हम लोग सही टाइम पे आउटपुट बनाना नहीं रोके, हम लोग का कॉस्ट बढ़ते जाएगा। सिमिलरली बात करेंगे एक्सटर्नल का, तो एक्सटर्नल इकोनॉमी और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी का क्या फर्क है? तो अगर एक्सटर्नल का बात करें, स्टार्टिंग में इकोनॉमीज यानी कि फायदा के कारण एलएसी कर्व नीचे गिरेगा। स्टार्टिंग में तो 2 कंपनी साथ में आया, पूरा हवा होगा, सब बोलेगा चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सब अच्छे से काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब डिसइकोनॉमीज दिखने लगेगा, तब वही एलएसी कर्व ऊपर भागेगा। एक औकात तक अगर हम लोग बात करें, ठीक है अपने फर्म को बड़ा करना, लेकिन जब आप औकात से ज्यादा सोचते है तो हाँ अपोजिट हो रहा है, घट रहा है तो अच्छा इकोनॉमिक्स है, और बढ़ रहा है तो अगर ये एलएसी नीचे जाता है मतलब अच्छा है, इकोनॉमी से, और अगर यही एलएसी ऊपर जाता है मतलब डिसइकोनॉमी। ये पूरा चीज को हम लोग बैठ के चाहे तो ग्राफ में बना सकते हैं, लेकिन बहुत वक्त का बर्बादी होगा, ठीक है। तो तुम लोग मेमोराइज करके रखो। सीए वाला बच्चा लोग से रिक्वेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लो सब कोई। सीएमए वाला बच्चा लोग के पास तो किताब होगा, तुम लोग कर सकता है, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चाहो तो कॉपी में लिख लो, नहीं तो खाली डायग्राम बना लो, अपना भाषा में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। खाली ये चीज को ध्यान में रखना है
कि अगर बात करें इंटरनल का LAC इन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होगा, स्टार्टिंग में तो ठीक है खर्चा गिरेगा, इकोनॉमीज है क्योंकि फायदा हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद वही फायदा नुकसान में बदलेगा और पर हेड एक सामान का जो खर्चा है वो बढ़ते जाएगा। सिमिलरली हम लोग बात किए एक्सटर्नल के बारे में, कैसे जब इकोनॉमीज होगा तो LAC कर्व नीचे जाएगा और जब डिस इकोनॉमीज होगा तो LAC कर्व ऊपर जाएगा। ठीक है, अब CMA वाला बच्चा थोड़ा शांति से बैठेगा, तुम लोग का सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन तुम लोग को बैठना है, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे क्लास के एंड में। और अब ध्यान देगा CA वाला बच्चा, तो CA वाला बच्चा लोग का कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को देखना है, ठीक है। देखो कुछ कॉस्ट है जो तुम लोग को समझना है, जो हम लोग लिखे नहीं है लेकिन जानना जरूरी है, जैसे कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, अच्छा इंक्रीमेंटल और संक तो लिख लिए थे, हिस्टोरिकल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिखा हुआ है तुम लोग का कॉपी में, एक बार चेक करो। नहीं सर। नहीं, ध्यान से सुनो। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब मेरे पास एक कंप्यूटर है मानो, उसको खरीदने में कितना लगा, उसको एक्वायर करने में कितना लगा, वो है मेरा हिस्टोरिकल कॉस्ट। आज उस कंप्यूटर को यूज करते हुए 5 साल हो गया, उसमें कुछ नया खर्चा करना पड़ा, उस कंप्यूटर को बेच के नया कंप्यूटर लेंगे ना भाई, कंप्यूटर तो एक हद तक ठीक रहेगा, उसके बाद तो उसको बेचना होगा, तो उसको बेचने में जो खर्चा लगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। हम 5 हाँ बोल। समझ में नहीं आया था जो क्या है? संक क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो। अच्छा ठीक है बताना, जैसे 5,000 रुपया खर्चा किए हमें कंप्यूटर खरीदने में, वो 5 ही हजार में बिक जाएगा? नहीं भैया, 1,000 रुपया में बिकेगा। रिप्लेस कितना में होगा? उसको ले जाने का भी तो पैसा लेगा, कुछ कॉस्ट उसका होगा, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना में एक्वायर किए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि उसको रिप्लेस करने में कितना रुपया लगा। बात था इंक्रीमेंटल कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट समझाए ना, एक और यूनिट बनाने में कितना खर्चा हुआ, मेरा फोन बनाने का काम है, एक और फोन बनाने में कितना खर्चा हुआ, इंक्रीमेंटल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट। मेरा डिसीजन के कारण और कितना खर्चा हुआ। जबकि संक कॉस्ट मतलब संक कॉस्ट रिफर्ड टू दोज कॉस्ट विच आर ऑलरेडी इनकर्ड वंस, एक बार हो चुका है और अब रिकवर नहीं होगा। आई एम फीलिंग कि हम ये सब तुम लोग को पढ़ाए ना, ठीक है। संक कॉस्ट वो खर्चा, अरे मानो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा किया, हम देखना चाहते थे धनबाद के कितने स्कूल के बच्चों को CA का जानकारी है, CMA का जानकारी है, हम उसके लिए 10 आदमी को भेजे, 500 रुपया दिए, बोले तुम लोग जाके पता करके आओ। अब वो 500 रुपया हम रिकवर कर सकते हैं? नहीं, मेरे को डाटा चाहिए था, हम डाटा ले लिए। तो कुछ खर्चा होता है जो एक बार कर दिए तो फिर रिकवर वैसा नहीं होता है खास, वो हमको सेल कर करके करना होता है। पुमा जो है 100 करोड़ रुपया दिया विराट कोहली को, रिकवर कर रहा है क्या? सेल कर करके धीरे धीरे करेगा। वैसे ही होता है प्राइवेट और सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट मतलब जो एक्चुअली में खर्च किया है कंपनी, चाहे एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट, यानी कि चाहे रुपया दिया हो, चाहे कोई सामान दिया हो, अपना वक्त दिया हो, सैक्रिफाइस किया हो, लेकिन किया है। सोशल कॉस्ट यानी कि जो सोसाइटी है वो झेल रहा है। अरे आज हम फर्म बनाए, मेरे को पेड़ कटवा के ना फैक्ट्री लगाएंगे, वहां पे पेड़ कटा, सोसाइटी कॉस्ट झेल। मेरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री से नदी में जा रहा है सामान, गंदगी सारा, सोसाइटी झेल रहा है। हम पोल्यूशन कर रहे हैं, सोसाइटी झेल रहा है, वो है सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट जो मेरा जेब से लगा, जो मेरे यहां से लगा, ठीक है। ओके, फिर एक कॉन्सेप्ट आया सेमी वेरिएबल कॉस्ट।
मतलब कि ऐसा कॉस्ट जो ना कि पूरा पूरा फिक्स्ड है, ना ही पूरा का पूरा वेरिएबल। हम लोग क्या सीखे फिक्स्ड कॉस्ट में? देखो ग्राफ तुम लोग के सामने, सीधे भैया चाहे कितना भी आउटपुट हो, चाहे जीरो आउटपुट भी हो, इतना ही बनेगा। फिर हम लोग देखे वेरिएबल कॉस्ट की, भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं बना रहे, वेरिएबल कॉस्ट जीरो। जैसे जैसे हम आउटपुट ज्यादा बनाएंगे, ये वाला वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा। ये है तो ये जो है तुम्हारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि यहां से ऐसा ग्राफ होगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी है प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का इसमें क्या बोलते हैं, गुण, क्वालिटी प्रेजेंट। कुछ खर्चा होता है ना जो ऐसे करके बढ़ता है, यहाँ तक कांस्टेंट है फिर बढ़, यहाँ तक कांस्टेंट है फिर बढ़। अरे ट्यूशन का ले लो, जब मेरे पास 30 बच्चा आ रहा था, रूम में जगह था, जैसे ही 31 बच्चा आया, खर्चा किया, मेरा खर्चा बढ़ा। फिर मेरा क्लास में 50 बच्चा तक आएगा, जगह है, फिर और बच्चा आएगा, रूम बड़ा करने के लिए खर्चा है ना। ये स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टेयर स्टेप फैशन में होता है ये। कुछ देर तक रहेगा, फिर और करना होगा बढ़ाने के लिए, फिर कुछ देर तक रहेगा, फिर और करना होगा बढ़ाने के लिए। स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जब आउटपुट ज्यादा होगा, जब हम ज्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हमको नया रूम भी तो लेना होगा पढ़ाने के लिए। कुछ हद तक वो रूम में हो जाएगा, लेकिन फिर और खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ हमारा थ्योरी ऑफ कॉस्ट होता है। अब इसके बाद एक नया चैप्टर है जो हम लोग को स्टार्ट करना है, और हम लोग आज उसको स्टार्ट नहीं करना। साथ ही साथ सीएमए का बच्चा लोग बोलेगा कि भैया हम लोग का लास्ट में ना कुछ पॉइंट था जो आप नहीं पढ़े। तुम लोग पढ़ेगा, क्यों लोड ले, अभी सही वक्त है, ठीक है। अभी तुम लोग का क्या क्या काम है सुनो, फिर हम कुछ अनाउंसमेंट। पहला काम, तुम लोग को चैप्टर नंबर जो अभी हम लोग किए, क्या नाम है इसका, थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है दोनों किताब में, सीएमए में भी, सीएमए। ये चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, इसके पीछे से क्वेश्चन आंसर्स करना है। कोई डाउट है तो मेरे से पूछना है, ठीक है। इस चैप्टर 3 का टेस्ट हो वेडनेसडे, एमसीक्यू। चैप्टर 3 का टेस्ट होगा वेडनेसडे को, एमसीक्यू, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, आई एम देयर, डोंट वरी अबाउट इट। मेरा नोट्स पढ़ना है, अपना किताब पढ़ना है, और किताब के पीछे से आंसर्स को सॉल्व करना। सर सर वो जो टेस्ट होता है या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो बुक में से ही रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बुक मतलब के अंदर से पूछ सकता है, वो कुछ खुद से हाँ बना वही के है, पूछ सकता है। चैप्टर के अंदर से ही रहेगा। चैप्टर के अंदर से रहेगा, या फिर घुमा फिरा के कोई केस स्टडी दे, मतलब पूछ लेगा तुमसे कि इतना प्राइस बढ़ा तो क्या बढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट बुक से ही लगाना है। तुम लोग जब पीछे बनाएगा ना, समझ में कॉन्सेप्ट बुक का ही लगेगा, बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ताकि वो चीज हम लोग आराम से कर सकें, ठीक है। ओके,